चलिए तो अब इस चैप्टर के लास्ट में अब हम देखते हैं कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हालांकि बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, दुनिया भर के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें से वन ऑफ द फेमस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नाउअडेज कोरोना, ठीक है, जिसको बोलते हैं सार्स। डिजीज का नाम है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसको काउज करने वाला पैथोजन है कोविड-19, ठीक है, इसलिए उसको सार्स वायरस भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, बट हम वो डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है, एटलीस्ट 11th-12th क्लास लेवल पे बच्चों को पता होना चाहिए। वन ऑफ द पॉपुलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा, ठीक है, नाम सुना होगा अस्थमा। क्या होता है इसमें, इसको समझो, इसके क्या सिम्टम्स हैं। क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है, याद करो कहां से ब्रोंकाई स्टार्ट हो जाता है, आ रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी। तो जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है। किसमें? स्मूथ मसल में। स्पाज्म का मतलब बताए थे, याद है? उसमें एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एक तरीके से हो जाता है, स्मूथ मसल्स में स्पाज्म कंडीशन रहता है। तो याद करो मैंने कहा था कि जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है इसके चारों मसल्स भी होते हैं, इनके चारों बाहर से एक्सटर्नली हम बात कर रहे हैं। तो जो इसके स्मूथ मसल्स हैं इसमें स्पाज्म हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के मसल्स में, जिसकी वजह से जो इसमें है, अच्छा ये स्पाज्म क्यों होता है? तो इसमें इन्फेक्शंस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है एक तरीके से। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है तो सुनना ध्यान से। अभी डिजीज में मैं 2 वर्ड बताऊंगा आने वाले दिनों में। एक वर्ड होता है इन्फेक्शन और एक वर्ड होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई भी एंटीजन का बॉडी में एंट्री कर जाना, एंटीजन एंट्री, एंटीजन एंट्री। और इन जनरल ये एंटीजन बैक्टीरिया वायरस मतलब कोई भी माइक्रोब्स होता है, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, ये एंटीजन जो है ना, कई बार डस्ट, पॉलन ग्रेन, ऐसा ही कोल जो पाउडर होता है, किसी को सनलाइट से भी हो जाता है, कभी कभी कोल्डनेस से। तो कई बार ऐसा होता है कि माइक्रोब्स के अलावा कुछ अदर थिंग्स जो फॉरेन पार्टिकल हैं वो हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, आप उसको भी इन्फेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है। कोई भी इन्फेक्शन के बाद इन जनरल इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में। इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैंने डिजीज में। और ये जो इन्फ्लामेशन है हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। यस, इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो क्या होता है इससे, क्या कैसे प्रोटेक्शन मिलता है वो सब आपको डिजीज में पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल, जैसे पॉलन ग्रेन बताया मैंने, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, कोल का जो काला काला कार्बन पार्टिकल सूट होता है, अगर वो पर्सन ने इनहेल कर लिया तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए एज अ एंटीजन एक्ट करने लगता है। सबको ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे पर्सन तो डस्ट में ही काम करते हैं, कहां उसको होता है? नहीं होता, सबको नहीं होता है। जिसके लिए ये पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल एज अ एंटीजन एक्ट करता है, तो आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ दीज एंटीजन उस पर्सन का इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स इन्फ्लामेशन शो करता है, और वो इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल रीजन में। और उस इन्फ्लामेशन की ही वजह से उसके जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल के बाहर स्मूथ मसल उसमें हो जाता है स्पाज्म कंडीशन। और फिर क्या होता है, पर्सन को एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है, पर्सन एक्सहेल नहीं कर पाता है। कारण क्या है, जब पर्सन का इन्फ्लामेशन हो गया ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, तो पता उसका डायमीटर बढ़ गया कि घट गया? मान लो कि ये था ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, नहीं घट गया। इन्फ्लामेशन के दौरान स्वेलिंग होता है, इन्फ्लामेशन के अंदर स्वेलिंग होता है, और ये स्वेलिंग अंदर से हो रहा है ना कि बाहर से, ये स्वेलिंग अंदर से हो रहा है। तो अब मुझे बताओ इस स्वेलिंग की वजह से जो डायमीटर है वो डायमीटर बढ़ गया कि घट गया? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल का घट गया। घट गया। पहले इतना डायमीटर हुआ करता था, अब इतना ही बचा। तो मुझे बताओ इनहेलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगा, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्योंकि इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, वो हम दम लगा के लेते हैं और ले लेंगे, ले लेंगे, दिक्कत से लेंगे, ले लेंगे। लेकिन एक्सहेलेशन एक्टिव प्रोसेस नहीं है। अगर आपको दम लगा के छोड़ना है तो भी वो उतना एक्टिव नहीं है जितना इनहेलेशन एक्टिव है। तो एक्सहेलेशन में एयर तो अपने बाहर निकलता है, बाहर निकलने के लिए डायमीटर कम हो गया, इसलिए एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आती है। और क्या होता है, एयर इसमें बेवजह इस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के दीवारों से टकराता है, और तब आता है व्हीजिंग साउंड, जैसे लगता है सीटी बज रहा हो, इस टाइप का व्हीजिंग साउंड बाहर निकलता है। दीज आर द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ व्हाट? अस्थमा। क्या क्या बोला हमने, फिर से रीडिंग कर देता हूं।
इट इज इन्फ्लेमेशन, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल which causes the spasm in smooth muscle of bronchioles. स्पाज्म कहाँ होता है? ब्रोंक्यूल्स के चारों जो मसल्स होता है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, चूंकि इन्फ्लेमेशन हो गया ब्रोंका ब्रोंक्यूल में, नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज इज फाउंड और व्हीजिंग साउंड इज फाउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। कब? एक्सलेशन के समय। मोर डिफिकल्टी इन एक्सलेशन, डिफिकल्टी इनहेलेशन में भी आएगा मगर मोर डिफिकल्टी एक्सलेशन में आएगा, कारण मैंने आपको बता दिया। रीजन फॉर अस्थमा इज एलर्जी, ये जो इस टाइप के मैंने अभी बताया ना इन्फेक्शन, इस टाइप के इन्फेक्शन को एलर्जी कहते हैं, जो कि ह्यूमन डिजीज में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन एलर्जन इज पॉलन ग्रेन, डस्ट, डस्ट माइट्स। इस डस्ट माइट्स का मतलब समझते हो? जैसे एक तो हुआ डस्ट, एक होता है डस्ट माइट्स, मतलब कि जो धूल का जो एक तरीके से टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा, जब उसको पर्सन इनहेल कर लेता है नाक से, इनहेल हो जाता है, उस तरीके से बोलो, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। मेन पॉइंट यही है, एक्सलेशन में प्रॉब्लम होता है। अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, हर किसी के लिए एलर्जन अलग अलग होता है, किसी के लिए पॉलन, डस्ट, डस्ट माइट्स एक्सेट्रा, बहुत चीज हो सकता है, ठीक है। एंड इसमें नैरोइंग होता है ब्रोंका ब्रोंक्यूल का, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा थोड़ा सा मिलता जुलता है। अभी ऊपर अस्थमा में मैं क्या बताया था? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका ब्रोंक्यूल। यहां हो रहा है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग और इचिंग दोनों होता है, ये इन्फ्लेमेशन का सिम्टम्स है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, नॉट ब्रोंक्यूल, केवल ब्रोंकाई, नॉट ब्रोंक्यूल। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, सो नैरोइंग और पर्सपेक्टिव पर सेम, यहां पे भी वही चीज होगा। इन्फ्लेमेशन हुआ है तो नैरोइंग होगा, इसमें भी एक्सेलेशन में मोर डिफिकल्टी होगा। इसमें एक चीज और होगा, ब्रोंकाइटिस में रेगुलर कफ बनता है, लेकिन अस्थमा में रेगुलर कफ नहीं बनता है। अस्थमा में ऐसा लगेगा कि कफ आ रहा है, लेकिन वो ड्राई कफ होता है, वो वेट कफ नहीं होता है। ब्रोंकाइटिस में इंफेक्शन होने की वजह से कफ रेगुलर बनता है, ये है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा लगभग एक जैसा है, लेकिन आपको नाम से पता चला होगा, ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन, एकदम क्लियर कट बता दिया है, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइटिस। अब आते हैं इम्फाइसीमा, ये सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इम्फाइसीमा होता है सिगरेट स्मोकिंग से, मोस्ट कॉमन कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। क्या होता है? लास्ट करो, लास्ट में याद करो, मैंने लास्ट में बताया था एल्वियोलाई, इस टाइप का सैक, अगर याद आ रहा हो, इस टाइप का सैक। और याद करो, मैंने इसमें बोला था कि इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और क्या इसी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से गैसेस सेक्शन होता है? यस और नो? यस सर। अब क्या होता है, जो सिगरेट का धुआं होता है, उस सिगरेट के धुएं से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जगह जगह पे क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इरेज हो गया, तो ये एल्वेओलाई अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए क्या स्ट्रेचिंग शो करेगा? यस, ये ऐसे था ना, तो ये इस तरीके का स्ट्रेचिंग शो करेगा। कैसे? ये स्ट्रेच हो जाएगा इस जगह का एरिया, यहाँ पे भी ये स्ट्रेचिंग शो करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे ये जिगजैग था तब ज्यादा सरफेस एरिया था, या फिर जब ये स्ट्रेचिंग शो कर दिया तब ज्यादा सरफेस एरिया है? जिगजैग था तब सरफेस एरिया तो ज्यादा इसका था। मतलब ड्यूरिंग इम्फेसिमा सरफेस एरिया डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। तो मुझे बताओ, जब सरफेस एरिया डिक्रीज, जब सरफेस एरिया ज्यादा था तब गैसेस सेक्शन ज्यादा हो रहा था, या जब कम है तब? जब ज्यादा था जब ज्यादा था। तो यही प्रॉब्लम होता है एम्फाइसीमा में। सिगरेट स्मोकिंग से एल्वेओलाई की सरफेस डीनेचर हो जाती है, मतलब एक तरीके से बोलो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और एल्वेओलाई अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के चक्कर में स्ट्रेचिंग शो करता है, और उसकी वजह से एल्वेओलाई वीक भी हो जाती है, और दूसरा सरफेस एरिया भी घट जाता है। दिस इज द एम्फाइसीमा। मेन काउज इसका सिगरेट स्मोकिंग है, मेन काउज बोला है मैंने, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। दूसरा, क्या आपको पता है कि इसी में से ये जो एल्वेओलाई की जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में मैंने कहा था कि इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, निमोसाइट 1 और 2, याद है? तो मैंने कहा था निमोसाइट 2 लेसिथिन सिक्रीट करता है, याद है? जो एज ए सर्फेक्टेंट भी एक्ट करता है और मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है एल्वेओलाई के पूरे मेम्ब्रेन को, याद आ रहा है? तो अगर निमोसाइट 2 का भी नंबर घट रहा है तो मॉइस्चराइजिंग लॉस्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दीज आर होल सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। अच्छा दूसरा बताओ,
एक दिन सिगरेट पीने से नहीं होता है, एक आध दिन पी लिया नो प्रॉब्लम, ओकेजनली पी लिया नो प्रॉब्लम। सिगरेट पीना गलत बात नहीं है, सिगरेट रेगुलर पीना गलत बात है। कोई भी चीज अगर आप कभी ओकेजनली करो दैट इज नो एनी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ आप कुछ भी करो, बट रेगुलर जब करते हो तो वो आपको हेल्थ इफेक्ट करने लगता है, तब वो बुरी बात है, क्योंकि आप अपना हेल्थ खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तो एक दिन सिगरेट स्मोकिंग से ऐसा नहीं, क्या सिगरेट स्मोकिंग लिया एल्वोला निपट गया, ऐसा नहीं है। रेगुलर अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तब ये चीज होगा। तो मुझे बताओ ये जो एम्फाइसीमा है ये एक्यूट डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिसऑर्डर है? एक्यूट होता है अचानक से, एक्यूट है या क्रोनिक है? दिस इज क्रोनिक, अचानक से नहीं होता, ये धीरे धीरे ऐसा होता है। क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम में। तो एम्फाइसीमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर, लॉन्ग टाइम में होता है ड्यू टू एक्सेस सिगरेट स्मोकिंग एंड इट इज इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का समझ रहे हो ना, इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। इन दिस वॉल ऑफ alveoli is damaged so that surface area for gaseous exchange is decreased, moisture of alveoli is lost, stretching of alveoli is also found. These are the emphysema। तीन डिसऑर्डर मैंने बताए मोटा मोटी तौर पे, और ये तीनों डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है कई बार एग्जाम में टेबल के फॉर्म में आपसे पूछ ले रहा था, क्योंकि यही तीनों डिसऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो मोटा मोटी क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए, और खास करके अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है ये तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। देख लो, अस्थमा में ब्रोंका ब्रोंकाइटिस दोनों इफेक्ट हो रहा है, ब्रोंका और ब्रोंकियल दोनों इफेक्ट हो रहा है। ब्रोंकाइटिस में केवल ब्रोंकाई इफेक्ट हो रहा है, लिखा हुआ कहां गया ब्रोंकाई। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में इन्फ्लेमेशन हो रहा है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नैरोविंग हो रहा है, और मेनली प्रॉब्लम एक्सेलेशन में आ रहा है। लेकिन ब्रोंकाइटिस में विजिंग साउंड नहीं आता है, विजिंग साउंड केवल अस्थमा में आता है। कर लोगे सवाल? एम्फाइसीमा तो बिल्कुल अलग है, एल्वेलाई तक पहुंच गया मामला तब वो एम्फाइसीमा है, और वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। अस्थमा में वो जो आप सुने होंगे कि पर्सन के पास एक होता है इस टाइप का जो भी इनहेल करता है, इनहेलर, याद है इनहेलर? वो इनहेलर एक्चुअली वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर मतलब नहीं, ब्रोंकियोडाइलेटर, सॉरी ब्रोंकियोडाइलेटर। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका नैरोविंग हो जाता है, याद है? तो वो जो इनहेलर होता है वो इनहेलर केमिकल है, वो क्या करता है इस जो नैरोड ब्रोंकाइटिस है अस्थमा के केस में, उसको थोड़ा सा डायलेट करता है, तो पर्सन को जल्दी से सांस छोड़ने में बनता है। तो वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और टेम्पररी वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। पर्सन को इंस्टेंट एक तरीके से बोलो मेडिसिनल सपोर्ट है, ट्रीटमेंट वो नहीं है अस्थमा का, ठीक है। अस्थमा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? वो लॉन्ग टाइम में उसका ट्रीटमेंट होता है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, बातें करने को बहुत कर सकते हैं। ये सारा डिसऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत है? नो सर। अब चलते हैं कि हमारे पास कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इस ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में दो टाइप के डिसऑर्डर हैं। कौन कौन से हैं? एक सुना होगा आपने सिलिकोसिस, और एक सुना होगा एस्टेबोसिस। नाम एस्बेस्टोसिस नाम सुना है कहीं पे? सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस का बताया पहले इकोलॉजी में, अब याद आए? सिलिका के एंटर की वजह से सिलिकोसिस लंग्स डिसऑर्डर है, और एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस। सिलिका जो निकलता है वो जो स्टोन इंडस्ट्री होता है ना, स्टोन इंडस्ट्री में सिलिका पार्टिकल डस्ट में मिक्स हो जाता है, और पर्सन उसको इनहेल जो करता है वहां पे जो वर्कर होता है उसको ये डिसऑर्डर होने का संभावना होता है, क्योंकि वो आधी जिंदगी वहीं गुजार देता है। कितना मास्क बनेगा डेली, उसको थोड़ा बहुत तो चाह ही रहा है बॉडी में, तो उसको सिलिकोसिस होने का चांस है। और जो सीमेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहा होता है तो वहां एस्बेस्टोस के पाउडर से, याद करो मैंने बोला था कि एस्बेस्टोस का चादर बनता है, याद है? तो एस्बेस्टोस पाउडर जो होता है, जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री होता है, खास करके सीमेंट इंडस्ट्री जैसा ही होता है एस्बेस्टोस इंडस्ट्री, उसको उसके वर्कर को होने का चांस होता है एस्बेस्टोसिस। इस दोनों में होता क्या है ये समझो, चाहे सिलिका हो या एस्बेस्टोस हो, ये लोग क्या करता है स्टोन डस्ट के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, वर्कर के बॉडी के अंदर रहता है, और उसका बॉडी उसको कॉप अप नहीं कर पाता है। क्योंकि देखो अगर हम आप जाएं एक दिन स्टोन इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए, एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए, हमें ये डिसऑर्डर नहीं होगा। लेकिन जो बंदा वहां रोज काम करता है, रोज वहीं उस धूल में रहता है, उसको तो डेली थोड़ा थोड़ा पार्टिकल इनहेल कर रहा है बेचारा,
तो उसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स में फाइब्रस टिश्यू होती है, याद करो फाइब्रस टिश्यू मैंने कहा बताया था, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, याद आ रहा है, लंग्स के बाहर वाली कवरिंग, कुछ याद आया, ऐसा लंग्स का कवरिंग याद करो, इसके बाहर वाली कवरिंग, यहां वाला व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें क्या होता है, पर्सन्स के अंदर जो होता है जो उसके टिश्यू है उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। और वो फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, फाइब्रोसिस का मतलब सेल का नंबर बढ़ जाता है, और वो एक प्रकार का सेल का जो नंबर बढ़ रहा है वो लंग्स पे एक्सेस दबाव बना रहा है, और पता है वो एक्सेस दबाव की वजह से लंग्स डैमेज भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज लंग्स फाइब्रोसिस। और ये होता है किसको, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है ये सिलिकोसिस, देखो ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस की वजह से हो रहा है लंग्स फाइब्रोसिस। सिलिकोसिस व्हाट, एंट्री ऑफ सिलिका पार्टिकल विथ डस्ट, स्टोन डस्ट। एस्बेस्टोसिस इज व्हाट, एंट्री ऑफ एस्बेस्टोस पार्टिकल विथ द डस्ट पार्टिकल। इसके एंट्री की वजह से क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, लंग्स डैमेज होगा, ज्यादा भयानक होगा तो डेथ भी हो सकता है। These all are the respiratory disorder। इतना है respiratory disorder में आई थिंक कि सफिशियंट है। अब बात करते हैं अगला कुछ स्पेशल पॉइंट।